हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLRD स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्त, हम लोग पढ़ रहे हैं RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए GK GS। और ये क्लास होती थी सुबह 9 बजे, लेकिन अब आज से मतलब 1 अगस्त से ये क्लास होगी दोस्त सुबह 10 बजे। ठीक है। तो दोस्त, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वही हिस्ट्री के 10 प्रश्न। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके दो दो प्रश्न होते हैं। और दोस्त उसी पैटर्न पे हम पढ़ते चले जाएंगे। जिस बार धीरे धीरे क्या होगा दोस्त, हिस्ट्री के प्रश्न ज्यादा कराए तो वो खत्म हो जाए, उसके बाद हम किसी और सब्जेक्ट के प्रश्नों की संख्या बढ़ा लेंगे। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं आज के इस पक्के सेट को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो दोस्त, कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है? अलाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा, इंडिया गेट या हुमायूं का मकबरा? तो दोस्त, अलाई दरवाजा ये दिल्ली में है। और दिल्ली में कहाँ पे है? तो आप कहोगे ये कुतुब मीनार के पैलेस में है। दोस्त, इसको बनवाया किसने? तो आप कहोगे इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। बुलंद दरवाजा दोस्त ये कहाँ है? आप कहो ये फतेहपुर सीकरी में है। और आपसे पूछा दिल्ली में कौन सा नहीं है, तो यही दिल्ली में नहीं है। दोस्त, बुलंद दरवाजा ये कहाँ पे? आगरा, फतेहपुर सीकरी। आगरा से महज 36 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्त, यहाँ पे क्या क्या है? तो फतेहपुर सीकरी में एक आपको बताया था जोधाबाई महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, पंचमहल। दोस्त, पंचमहल भी यहीं पे है। ठीक है। और ये सभी इमारतें अकबर के द्वारा बनवाई गई। किसके द्वारा दोस्त? अकबर। ठीक है। इंडिया गेट दोस्त, इंडिया गेट दिल्ली में है और ये आधुनिक भारत में बना है। और हुमायूं का मकबरा दोस्त ये भी कहाँ पे? ये भी दिल्ली में है। तो आपसे पूछा जो दिल्ली में नहीं है वो कौन सा है? बुलंद दरवाजा। दोस्त, हुमायूं का मकबरा ये किसने बनवाया था? तो बेगम हाजी या बेगम बेगा है ना, बेगा बेगम या हाजी बेगम, हाजी बेगम। दोस्त, ये जो है बेगा बेगम या हाजी बेगम ये हुमायूं की पत्नी है। कौन? हुमायूं की पत्नी। दोस्त, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी जो मृत्यु हुई तो आपको पता है 1556 में हुई थी। कब दोस्त? 1556 में। उसके बाद 1565 में हाजी बेगम या फिर बेगा बेगम ने हुमायूं के मकबरे को बनवाया था। ठीक है दोस्त। अच्छा, जो हुमायूं का मकबरा है इसे मुगलों का कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। मुगलों का कब्रिस्तान। दोस्त, मुगलों का कब्रिस्तान कहने का मतलब यह है कि अधिकांशतः जो मुगल थे, मुगल राजकुमार, मुगल शासक यहीं पर दफनाए गए, इसलिए इसे मुगलों का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर में घोषित किया? तो दोस्त, अहमद लाहौरी ने जो बनाया था वो था आगरा का किला, लाल किला, ताजमहल। ताजमहल था दोस्त। कौन सा? ताजमहल। ताजमहल किसने बनवाया? तो दोस्त, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां। और दोस्त किसकी याद में? आप कहोगे मुमताज की याद में। मुमताज महल। दोस्त, ये कब से कब तक बना? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये 1632 से 1651 तक, 1632 से 1651 तक ये इसका निर्माण कार्य हुआ। लेकिन एक बार पूछा गया है कि यूनेस्को के अनुसार इसका निर्माण कब से कब तक हुआ, तो आप बताएं। यूनेस्को इसका निर्माण 1930 से, सॉरी, 1630 से या फिर 1632 से, लेकिन 1648 तक ही मान्यता देता है यूनेस्को। ठीक है दोस्त। आगरा का किला, आगरा का किला किसने बनवाया? दोस्त, लाल किला किसने बनवाया? तो आगरा के किले की बात करें दोस्त, ये तो बनवाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। लेकिन दोस्त, जो लाल किला जो दिल्ली वाला है, कौन सा? दिल्ली वाला, ये दोस्त शाहजहां ने बनवाया था।
शाहजहां ने बनवाया, ठीक है दोस्त। और हुमायूं अकबर आपको बता ही दिया, हाजी बेगम ने बनवाया था। अगला, लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन मतलब शालीमार बाग बाग कालीन वास्तु कलाकृतियां हैं। तो दोस्त लाहौर में एक शालीमार बाग है और एक कश्मीर में है। ये किसके काल की है? तो दोस्त ये मुगल काल की कलाकृतियां हैं। अच्छा, जो लाहौर का शालीमार बाग है ये किसने बनवाया? तो आप कहोगे शालीमार बाग, शालीमार गार्डन या बाग, लाहौर। और दोस्त एक है शालीमार शालीमार गार्डन या बाग, दोस्त एक ही है कश्मीर में। तो दोस्त जो कश्मीर वाला है ये जहांगीर ने बनवाया था। इसे किसने बनवाया? जहांगीर ने। और दोस्त जो लाहौर वाला है इसे शाहजहां ने बनवाया। तो आप दोनों रखेंगे याद। शाहजहां। दोस्त ये वाला 1619 में, और जो शालीमार बाग कश्मीर वाला ये दोस्त 1641 में। कब दोस्त? 1641 में बनवाया गया, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया? तो दोस्त किसका नहीं करवाया? बुलंद दरवाजा, ये फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया। दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है दोस्त ये अकबर ने करवाई। और फतेहपुर सीकरी ये भी अकबर ने करवाया। आगरा का लाल किला किसने करवाया दोस्त? तो दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का लाल किला। आगरा का लाल किला किसने करवाया? तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था? तो दोस्त यहाँ पे आगरा का किला। आगरा का किला किसने बनवाया? तो आगरा का किला दोस्त अकबर ने बनवाया है। लेकिन फतेहपुर सीकरी भी अकबर ने बनवाया, आगरा किला और बुलंद दरवाजा। दिल्ली का जामा मस्जिद जो है दोस्त ये किसने बनवाई है? ये शाहजहां ने बनवाई। तो इसका सही जवाब दोस्त ऑप्शन सी होगा, शाहजहां। और शायद पिछले प्रश्न में एक में गलती हुई है किसी में, किसमें हुई है? लाहौर और कश्मीर। तो दोस्त पहले कौन आया था? जहांगीर आया था, उसके बाद शाहजहां। तो इसकी इनकी डेट जो है उल्टी लिखी हुई है। शाहजहां ने जो करवाया था वो 1641 में, और जहांगीर ने 1619 में। तो 1619 में जहांगीर ने। क्यों? सबसे पहले कौन आया? पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद दोस्त अकबर, और अकबर के बाद कौन आया दोस्त? जहांगीर, जहांगीर के बाद दोस्त शाहजहां, उसके बाद दोस्त कौन आता है? औरंगजेब, है ना। तो सबसे पहले पहले जहांगीर आया। तो दोस्त 1619 में जहांगीर ने करवाया और 1641 में किसने करवाया? तो आप कहोगे शाहजहां ने। इनका शासनकाल आपको बताया था। इनका इसका जो बाबर है इसका रहा है 1526 से 1530, क्योंकि पानीपत के पहले युद्ध के बाद इसने स्थापना की। हुमायूं का दोस्त रहा है 1530 से 40, और उसके बाद 1555 से 56। बीच में सूर्यवंश शासन कर गया था दिल्ली पे। और दोस्त अकबर का रहा है 1556 से 1605 तक, 1605। दोस्त जहांगीर कब से कब तक रहा? तो आपको 1605 से 1627, ठीक है। और शाहजहां 1627 से 1658। उसके बाद इसका बेटा कौन आता है दोस्त? औरंगजेब, औरंगजेब। और ये रहा है दोस्त 1658 से 1707 तक। और इसके बाद जो मुगल किंगडम था वो दोस्त एक ताश के पत्ते की तरह ढह गया, क्योंकि आगे बहुत ही निकम्मे शासक इसमें हुए थे, वो इसको संभाल नहीं पाया ना। आगे दोस्त है, कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो दोस्त कर्नाटक का जो मैसूर पैलेस है ये वाडियार राजवंश का आधिकारिक था। दोस्त इसमें जो राजा थे कहाँ के? तो विजयनगर साम्राज्य के राजा, विजयनगर के शासक ने वाडियार के जो सामंत थे इनको राजा की उपाधि दी। और दोस्त ये कहाँ था? तो आप कहोगे ये कर्नाटक के मैसूर में। कहाँ पे दोस्त? मैसूर में। फिर इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करके शासन किया था। किसने दोस्त? वाडियार राजवंश ने, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो दोस्त दिल्ली में कौन सा नहीं है?
कुतुब मीनार, कुतुब मीनार अभी आपको बताया दोस्त। कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा और जान लो। कुतुब मीनार सबसे पहले किसने बनवाई? तो आप कहोगे 1193 में। 1193 में ऐबक ने नींव रखवाई, ऐबक। ठीक है दोस्त। इसको पूरा किसने करवाया? आप कहोगे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, इल्तुतमिश पूरा करवाया। उसके बाद दोस्त एक बार तूफान आया, उसमें इसकी जो चौथी मंजिल थी वो ढह गई। ये 4 मंजिला बनी थी ना, तो चौथी मंजिल गिर गई। उसके बाद आया FST, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसने दोस्त चौथी मंजिल बनवाई और उसके बाद चौथी के बाद 5वीं मंजिल और जोड़ दी। ठीक है, तो इसने 5 मंजिल तक इसे बनवाया। ठीक है दोस्त। तो जो कुतुब मीनार है इसे 1993 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को। और दोस्त इसकी जो ऊंचाई है, तो आप ऊंचाई इसकी बताओगे कितनी? 72.5 मीटर, या लगभग 73 मीटर या 72 मीटर मिलती है। ठीक है दोस्त। अग्रसेन की बावड़ी ये भी दोस्त दिल्ली में है, और लाल किला ये भी दिल्ली में है। अब क्या बचा? पंचमहल। दोस्त पिछली सवाल में आपको बताया था पंचमहल कहाँ पे? दोस्त आप बताओगे आगरा, या इसे फतेहपुर सीकरी कह सकते हैं। ठीक है, आगरा में। और दोस्त ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने बनवाया था। अगला, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्त हवा महल का निर्माण महाराजा भगवत सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा जगदीश सिंह या महाराजा जसवंत सिंह। तो दोस्त हवा महल कहाँ पे? तो सबसे पहले आप बताएंगे हवा महल जयपुर में, जयपुर में। और दोस्त इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। जो हवा महल है इसमें 953, कितने दोस्त? 953 झरोके हैं। झरोके मतलब खिड़कियां हैं, 953 खिड़कियां हैं। दोस्त इसका निर्माण इसलिए करवाया गया था, जैसे जब कोई शाही जुलूस निकलता था, या कोई शाही जुलूस या फिर कोई रथ यात्रा जब होती थी, तो उस रथ यात्रा का आनंद जो राजसी स्त्रियां हैं वो भी ले सके, तो इसलिए हवा महल का निर्माण करवाया था। इसमें सारी विंडो ही विंडो थी, और जो राजसी स्त्रियां होती थी इसी हवा महल से, मतलब उन जो खिड़कियां हैं झरोके उनसे उस शाही जुलूस का आनंद लेती थी, देख सकती थी। ठीक है दोस्त, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और ये दोस्त करवाया कब? तो आप ये बताओगे 1799 में, 1799 में। ठीक है, अगला सवाल। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किले की सबसे सुंदर संरचना है? तो दोस्त मोती मस्जिद या फिर पर्ल मस्जिद ये कहाँ पे? तो दोस्त ये कहोगे आप लाल किला में। कहाँ पे दोस्त? लाल किला में। और ये कौन सा लाल किला दोस्त? लाल किला आगरा वाला। तो दोस्त कहाँ पे ये? आप कहोगे मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद कहाँ पे? ये आगरा में। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीवी का मकबरा, ताजमहल, एतमाद उद्दौला। तो दोस्त जो बीवी का मकबरा है ये तो एक मृत व्यक्ति का स्मारक है, ताजमहल भी मृत व्यक्ति का है ना, और एतमाद उद्दौला भी मृत व्यक्ति का है। जो चार मीनार है दोस्त ये मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ये कुतुब अली आदिल शाह, कुतुब अली आदिल शाह ने बनवाया था। अपनी राजधानी जब बनवाई थी तब कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ पे दोस्त? हैदराबाद में। तो आप कहोगे जो चार मीनार है ये क्या नहीं है? ये किसी मृत व्यक्ति का मकबरा नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। कहाँ है मक्खी बैठी है यार? निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? तो दोस्त फतेहपुर सीकरी में कौन सी नहीं है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, और दीवाने आम या दीवाने खास ये दोस्त कहाँ? फतेहपुर सीकरी या आगरा में। ये कहाँ दोस्त? आगरा में। ठीक है, और कुतुब शाही मकबरा ये दक्षिण भारत में पड़ता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। तो दोस्त ये कहाँ पे? ये आप कहोगे कर्नाटक हैदराबाद में है ना, तो ये है वहां पे है। ठीक है, अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं? तो दोस्त यहाँ पे उच्च न्यायालय की पूछा है। तो जो उच्च न्यायालय है वो आर्टिकल 226 से, किससे? आर्टिकल 226 से रिट जारी करता है दोस्त। लेकिन यहीं पे अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, सर्वोच्च न्यायालय,
सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्त जो सर्वोच्च न्यायालय ये आर्टिकल 32 से रिट जारी कर सकता है। 143 में क्या है दोस्त, 143 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सलाह ले सकता है। तो दोस्त आर्टिकल 226 तो कहता है उच्च न्यायालय का रिट, आर्टिकल 32 कहता है सर्वोच्च न्यायालय का रिट, और दोस्त अनुच्छेद 143 कहता है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। दोस्त रिट जारी करने का मतलब क्या है, जैसे अगर आपके जो मूल अधिकार है उनका उल्लंघन होता है तो आप इन आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। तो दोस्त आज पढ़ेंगे हम लोग भारतीय जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से संबंधित सारे के सारे आर्टिकल। तो राष्ट्रपति से कौन कौन से दोस्त आप लिखेंगे 52, आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, ये सारे आर्टिकल दोस्त राष्ट्रपति से संबंधित है ना। तो पहले में क्या है, आप इसकी एक लिख लीजिए, प का नि को का दु यो द स तो कैसे, पकानी कोका दियो दसम। ठीक है। यहाँ पे पकानी कोका का इसका अर्थ क्या है, तो दोस्त पास हो गया दोस्त पद, तो इसमें हो गया राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। दूसरा दोस्त का से यह बताया गया इसमें राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का प्रधान होगा, है ना, कार्यपालिका का प्रधान। तो दोस्त इसमें राष्ट्रपति का पद होगा, इसमें हो गया ये कार्यपालिका का प्रधान होगा, कार्यपालिका का प्रधान। दोस्त तीसरे जो 54 लिखा है इसमें नीचे हो गया निर्वाचन, इसमें निर्वाचन पद्धति बताई गई दोस्त। ठीक है। चौथा है कोटा, दोस्त इसमें राष्ट्रपति का कोटा बताया गया है। उसके बाद 56 में बताया गया दोस्त कार्यकाल, कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो दोस्त आपसे पूछा क्या गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो दोस्त इसका ऑप्शन आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद 57 में हो जाएगा दोस्त दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन। तो दोस्त अब तक कौन से राष्ट्रपति हैं जो दोबारा निर्वाचित हुए हैं, तो आप कहोगे केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनका दोबारा निर्वाचन हुआ, तो वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब उसके बाद राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्त, जैसे दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो दोस्त ये क्या है, इसकी योग्यता है। इसमें इसकी दशाएं या शर्तें, दशा या शर्तें, राष्ट्रपति के लिए कौन कौन सी शर्तें होंगी दोस्त, वो किसमें है 59 में। दोस्त 60 में हो जाएगा राष्ट्रपति की शपथ, तो दोस्त राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। और उसके बाद 61 में दोस्त महाभियोग हो जाएगा, महाभियोग। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है, ये आप बताएंगे। तो शपथ राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं है तो दोस्त सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उम्र में वरिष्ठता नहीं देखी जाएगी, जो कानून को अच्छे से जानते हैं, जो कानून के नजर में वरिष्ठ है, और वो कैसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ठीक है दोस्त। तो ये होगा किसमें, 60 में। आपको यहाँ से 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ये एक बार में करना दोस्त। और फिर ये देखे पकानी कोका दियो दसम, एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। पहले में दोस्त 52 में राष्ट्रपति का पद,
53 में कार्यपालिका का प्रधान, 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा, 56 में कार्यकाल, 57 में दोबारा निर्वाचन, 58 में दोस्तों योग्यता, 59 में दशा या शर्त क्या शर्त होनी चाहिए, और 60 में हो गया दोस्त शपथ, और 61 में महाभियोग। तो आपसे क्या पूछा, राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो उसको कार्यकाल किसमें हो गया, 56 में हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अगला, निम्न में से किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। तो दोस्त आइए समझते थोड़ा सा देशांतर को। पिछली कक्षा में दोस्त हमने पढ़ा है किसको, पिछली कक्षा में पढ़ा है, आप कहेंगे अक्षांश रेखाओं को पढ़ा है, और इसमें हम दोस्त पढ़ेंगे आज देशांतर रेखाओं को। दोस्त ये है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव है ना, यह साउथ पोल दक्षिण ध्रुव। ये दोस्त अगर एक पृथ्वी का ग्लोब मान लिया जाए, तो किसी ग्लोब पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्त, तो आप कहोगे इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। अच्छा, ये रेखाएं कैसे होंगी, ये यहां से चलेंगी, कहां तक आएंगे, यहां तक आएंगे, इधर से भी यहां से यहां तक आएंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्त ये रेखा आएंगे। ठीक है, ये आप देखें, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर या फिर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं दोस्त, काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हें कहेंगे हम देशांतर रेखाएं। तो दोस्त ये सभी क्या है, ये देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं, तो दोस्त जो देशांतर रेखाएं हैं, ये प्रत्येक डिग्री पर खींची जाती है। कितने पर दोस्त, प्रत्येक डिग्री पर। तो आप एक बात बताइए, एक जो वृत्त, एक आपके पास गोला है, एक गोला है, जैसे वृत्त होता है, तो उस वृत्त को अनेक बिंदुओं से, जैसे एक कोई वृत्त है और उसको इस तरह से घुमा दिया जाए पूरा, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। जैसे एक चूड़ी है दोस्त, चूड़ी को आप जगह हो तो जब घुमाते हैं तो वो पूरा गोला बन जाएगा, है ना। तो दोस्त उस गोले के चारों तरफ कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है, सॉरी कितनी देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है, तो दोस्त एक डिग्री पे एक, तो 360 डिग्री पर 360 रेखाएं खींची हैं। कितनी दोस्त, तो आप कहोगे कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, कुल देशांतर रेखाएं, आप कहोगे ये इनकी संख्या 360 है। कितनी दोस्त, 360 डिग्री है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 359 भी रह जाती है, उसका कारण क्या है, जो दोस्त 0 डिग्री है और 180 डिग्री, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। 0 डिग्री और 180 डिग्री एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इनको 2 बार गिना जाता है, लेकिन अगर रेखा देखी जाए तो दोस्त एक ही रहेगी। ठीक है, आपसे पूछा गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो दोस्त 180 डिग्री जो रेखा है, 180 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ से कोई एक रेखा है, ठीक है, ये मान लो 180 डिग्री है, कौन सी दोस्त, 180 डिग्री की है, तो इसी रेखा को दोस्त क्या कह रहे होंगे, इस रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जान रहे होंगे। दोस्त अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हुआ है, तो उसके जब पश्चिम में चलेंगे तो एक दिन बाद का समय बताएंगे, और दोस्त जैसे ही हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब की ओर जा रहे होंगे तो एक दिन बढ़ा के समय बताएंगे। दोस्त यहाँ से एक चीज और निर्धारित की गई है कि जो पृथ्वी है, आपको पता है पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, तो दोस्त 1 डिग्री घूमने में आप बताओ 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय, 4 मिनट का। तो दोस्त 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, तो आप बताओगे 1 घंटे में 15 डिग्री घूम पाती है। तो पृथ्वी 1 घंटे में, 1 घंटे में दोस्त कितनी, आपको 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी घूम जाती है। ठीक है, तो यहीं से आपसे अगर पूछा जाए कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, तो दोस्त आप बताओगे 4 मिनट। कितना, 4 मिनट। तभी तो 60 मिनट में 15 डिग्री, तो दोस्त 15 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 डिग्री में कितना, 15 चौक 60 मतलब 4 मिनट। 4 मिनट प्रति डिग्री घूम रही है कौन, पृथ्वी। इसी तरह से जब दोस्त 24 घंटे होंगे तो 24 घंटे में कितना घूम जाएगी, आप कहोगे 360 डिग्री घूम जाएगी। समझो ना, 1 का 24 गुना 24, तो 15 का 24 गुना करोगे तो 360 डिग्री घूम रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया।
इसके बाद दोस्त जो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये किसी देश से होकर नहीं गुजरती। ये जब इसे गुजारा गया तो इसे पर्वत पहाड़ है और जो समुद्री तट है या समुद्र है उनसे होकर गुजारा गया दोस्त। तो इसलिए जब भी इसके पश्चिम में जाएंगे तो एक दिन बढ़ता है, पूरब में जाएंगे तो एक दिन घटता है। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया 180 डिग्री। इसके बाद यहीं पे समझेंगे या शायद अगला प्रश्न हो। हाँ दोस्त, यही समझना है थोड़ा सा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हो गया अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा, मानक समय रेखा। कौन सी दोस्त? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। दोस्त अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहां? तो ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। दोस्त 0 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। ये दोस्त लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहां से? लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्त, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है और 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। और दोस्त मानक समय रेखा क्या है? प्रत्येक देश की अपनी अपनी मानक समय रेखाएं होती हैं। क्या होती है दोस्त? प्रत्येक देश की अपनी अपनी मानक समय रेखाएं होती हैं जो वहां के स्थानीय समय को बताती हैं, वहां के स्थानीय समय को बताती हैं दोस्त। तो अगर भारत की मानक समय पूछा जाए आपसे कि भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है, तो दोस्त भारत की मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन, तो दोस्त भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन से दोस्त? पूर्वी देशांतर से गुजरती है। दोस्त ये जो पूर्वी देशांतर ये पड़ता कहाँ पे है? तो आप बताएंगे। ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास नैनी से, कहां से दोस्त? नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है ना। दोस्त पहला प्रश्न आप मेरा ये है कि आप ये बताओ, ये 0 डिग्री से कितने हैं ईस्ट में है? 82.5 डिग्री। तो आप ये बताइए जो भारत का मानक समय है ये ग्रीनविच से आगे होगा या पीछे होगा? क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया जब भी कोई जहाज पूरब की ओर चलेगा तो इसको एक दिन पहले लिखा जाएगा, और जब भी पश्चिम की ओर जाएगा तो दोस्त एक दिन बाद लिखा जाएगा। तो इसी तरह से जो 0 डिग्री से जब हम लोग पूरब की ओर चल रहे हैं तो हमारा समय कैसे होगा? आगे होगा। तो दोस्त अगर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे 82.5 और इसमें 4 का गुणा कर दो, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 अट्ठे 32 और 33, 330 मिनट लग रहे होंगे दोस्त, 330 मिनट। अच्छा 330 मिनट में कितने घंटे हो गए? तो आप 60 से भाग दे लोगे। किससे दोस्त? 60 से। तो 6 पंजे 30, 5 घंटा 30 मिनट का समय लग रहा है। तो यही तो लिखा होता है दोस्त। क्या लिखा होता है? जो भारत का मानक समय रेखा है ग्रीनविच से +5:30, 5:30, ये कैसा दोस्त? +5:30 क्या बताता है? प्लस बताता आगे कितना? 5.5 घंटे। तो दोस्त भारत का जो समय है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। कितना दोस्त आगे? 5.5 घंटा आगे है। अगर हम आपसे ये पूछा कि 82.5 डिग्री ईस्ट की जगह हम वेस्ट कर दें तो दोस्त क्या हो जाएगा कि ग्रीनविच से 5.5 घंटा पीछे हो रहा होगा। ठीक है दोस्त, तो इतनी बात समझ में आई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक यामोत्तर रेखाएं हैं? तो दोस्त एक से ज्यादा किसमें है? यूएसए, भारत, जापान, अफगानिस्तान। तो दोस्त भारत में, जापान में, अफगानिस्तान में एक ही है, और यूएसए में दोस्त ज्यादा है। यूएसए में कहीं कहीं आपको 5 का जिक्र मिलेगा, कहीं कहीं 7 का जिक्र मिलेगा। दोनों ही डाटा यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है दोस्त, सबसे ज्यादा है रूस में। रूस में दोस्त कितनी मानक समय रेखा है? तो आप कहोगे 7 है। रूस में कितनी है? सॉरी 7 क्यों, 12। रूस में कितनी है दोस्त? 12 मानक समय रेखाएं और सबसे ज्यादा है। ठीक है, और यूएसए मतलब अमेरिका में 5 या 7 का जिक्र मिलता है। ठीक है दोस्त,
आप देखोगे इन मैप पर, जो वर्ल्ड मैप है, तो रूस लगभग ऐसे करके लंबा लंबा फैला है ना, ऐसे फैला। दोस्त अब एक बार बताओ, अगर एक ही मानक समय रेखा ले ली जाए तो यहां से लेकर यहां तक के समय में तो बहुत अंतर आएगा, है ना। तो इसके अलग अलग जोन बांट दिए गए हैं इस तरह से। तो दोस्त अलग अलग अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से इन्होंने अपने मानक समय को ले लिया है, ठीक है। अब जैसे अगर भारत की बात की जाए दोस्त, जब भारत की बात की जाए तो देखो यहाँ पे ये दोस्त इंडिया है ना। इंडिया में अगर इधर देखा जाए तो इसका लास्ट बिंदु है यहाँ पे किबथू। हाँ दोस्त, ये किबथू है। और इधर दोस्त यहाँ पे गुवाहार मोती, कौन सा, गुजरात में गुवाहार मोती। तो दोस्त 82.5 डिग्री जो गुजरेगी वो यहाँ से गुजरेगी, कहां से, यहाँ से गुजरेगी। दोस्तों 82.5 डिग्री भारत की गुजरती है ये 5 स्टेटों से। किससे, 5 स्टेटों से होकर के गुजरती है। वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे 82.5 डिग्री ईस्ट, सबसे पहले यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दोस्त छत्तीसगढ़। कहां से, छत्तीसगढ़। तो ये 5 स्टेटों से होकर गुजरती है। कौन सी दोस्त, आप कहोगे जो भारत की मानक समय रेखा है ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दोस्त अगर देखा जाए अरुणाचल से और गुवाहार मोती तक का, यहाँ से यहाँ तक के समय में भी दोस्त 2 घंटे का अंतर है। कितने का, 2 आवर का अंतर है, क्योंकि इनके देशांतर में इतना अंतर है। तो दोस्त अगर हमने आपको ये बताया कि जो अगर रूस ले लिया जाए तो ये तो बहुत लंबा फैला हुआ है, तो इसलिए इसकी अलग अलग मानक समय रेखाएं ले ली जाती है अपने स्थानीय समय को ध्यान में रखते हुए, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न, जाट जटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो दोस्त जाट जटिन कहाँ का है, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या बिहार। तो दोस्त जाट जटिन बिहार का है। कहाँ का है, बिहार का। बिहार का जाट जटिन हो गया। विदेशिया नृत्य, विदेशिया, झिझिया, कौन सा दोस्त, झिझिया, धोबिया। तो दोस्त ये जो यह वर्ड है ये कहाँ के हैं, आप कहोगे बिहार के। विदेशिया हो गया, झिझिया हो गया, धोबिया हो गया, जाट जटन हो गया। तो दोस्त ये बिहार के हो जाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश के दोस्त जवारा, मटकी, गड़लिया, ये दोस्त कहाँ के हो जाएंगे, ये आप कहोगे एमपी के हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में दोस्त पंडवानी, पंडवानी, कापालक या कापालिका, ठीक है। और दोस्त इसमें हो जाएगा राउतनाथ, राउतनाथ, ठीक है दोस्त। सुबह नृत्य हो जाएगा। दोस्त सुबह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ का सुबह नहीं भूलना है, क्योंकि यह प्रश्न आपसे पूछा गया कि सुबह कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें महिलाएं तोते की तरह डांस करती हैं। तो दोस्त इसे तोता नृत्य भी कहते हैं, तोते की ही तरह नृत्य। तो दोस्त किसमें है, ये सुबह में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए दोस्त छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार के, है ना। आगे चलते हैं असम के। असम में दोस्त आपको मिल जाएगा सत्रीय असम का हो गया ना, रेचोंगमा, घाटो, कीटो और ची रमू किस नृत्य की शैलियां हैं। तो दोस्त ये किस नृत्य की शैलियां हैं बताएंगे आप। तो दोस्त ये सिक्किम की है। कहाँ की है, सिक्किम की। अच्छा गोवा की कौन कौन सी है, तो गोवा की दोस्त खोल, ढकनी, टोन्या मेल, टोन्या मेल। और दोस्त यहाँ पे एक मांडवी नदी बहती है, उससे मांडो याद रख लो, मांडो है ना, या मांडा, ठीक है। और दोस्त और हो जाएंगे यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे एक तो टोन्या मेल हो गया, मांडो, फुगड़ी हो गया दोस्त, एक फुगड़ी डांस होता है यहाँ पे।
तो ये दोस्त कहाँ के हो जाएंगे, ये गोवा के हो जाएंगे, ठीक है, गोवा के। मणिपुर में दोस्त, मणिपुर में कौन से हैं, तो दोस्त मणिपुर के हैं, मणिपुर में है एक तो लाई हरोबा, लाई हरोबा, पुंग चोलो, पुंग चोलो, थम्बा, दोस्त ये कहाँ के, आप कहोगे मणिपुर के, ठीक है। सिक्किम के कौन से दोस्त, सिक्किम में एक सबसे प्रसिद्ध है चूफाट, चूफाट, ये दोस्त कहाँ का है, ये सिक्किम का है। और एक सिकमारी, सिकमारी, तो दोस्त ये कहाँ के, सिक्किम का नृत्य हो जाएंगे, ठीक है। आगे चले, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसी कार्य का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो दोस्त कार्य के लिए आपको बताया है, जो कार्य है वो क्या है, कार्य बराबर क्या होता है दोस्त, F इंटू एस कॉस थीटा, ये होता है कॉस थीटा। W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा होता है। दोस्त कॉस थीटा अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो कार्य धनात्मक होगा और सबसे अधिक कार्य होगा। और दोस्त अगर जीरो हो जाए, सॉरी कॉस थीटा बराबर अगर जीरो हो जाए तो दोस्त क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा। और कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो कार्य शून्य हो जाएगा। और कॉस थीटा में अगर थीटा बराबर 180 हो जाए तो दोस्त कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। ये कंडीशन आपको बताई थी, मतलब थीटा बराबर 180 तो कार्य दोस्त ऋणात्मक होगा, थीटा बराबर 0 तो दोस्त सबसे अधिक और धनात्मक, सबसे अधिक। और दोस्त अगर थीटा बराबर हो जाए 90 डिग्री तो दोस्त कार्य शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य। अच्छा यहाँ पे पूछा है जिस निकाय पर कार्य हो रहा है अगर कार्य का मान धनात्मक है तो दोस्त उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्योंकि कार्य क्या है, किसी कार्य को करने की क्षमता ही तो ऊर्जा है ना, किसी कार्य को करने की क्षमता ही क्या दोस्त, ऊर्जा है। तो दोस्त अगर कार्य का मान धनात्मक है तो वहां पे ऊर्जा की भी वृद्धि हो रही होगी। अगर ऊर्जा घटेगी तो कार्य ऋणात्मक होगा, ऊर्जा बढ़ेगी तो दोस्त कार्य धनात्मक होगा। यहाँ से आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है और अरुण मैदान पर खेल खेलता है। दोस्त आपकी नजर में तो हर जगह कार्य है, लेकिन फिजिक्स क्या कहता है, फिजिक्स ये कहता है आपने अगर बल लगाया और अगर विस्थापन नहीं हुआ, विस्थापन का मतलब ये है कि किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो कार्य नहीं होगा। जैसे आप एक ये बॉक्स है ना, आप यहाँ पे इसमें धक्का लगा रहे हैं, आप इसमें धक्का लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पे, लेकिन दोस्त ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स बिल्कुल हिल ही नहीं रहा। आपने बल तो लगाया, हम मानते हैं आपने 10 न्यूटन का बल लगा दिया, कितना दोस्त, 10 न्यूटन का, लेकिन ये जो बॉक्स है ये टच से मस नहीं हुआ, ये इतना सा भी नहीं हटा, तो दोस्त विस्थापन तो शून्य हो गया। आपने बल लगाया इसका कोई मतलब नहीं होता, आपने के द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, क्या दोस्त, शून्य हो जाएगा। विस्थापन होना बहुत जरूरी है। अच्छा यहाँ पे देखिए अब क्या कहाँ कहाँ पे विस्थापन हो रहा है। एक कुली, पहले अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है दोस्त, अगर क्रिकेट खेल रहा है तो हाथ पैर चला रहा होगा, भाग रहा होगा, रनिंग हो रही होगी उसकी, है ना, स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ तो कार्य हो रहा है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक वजन ले रहा है, तो दोस्त अगर यहाँ पे बस है कोई, ठीक है, और यहाँ एक कार खड़ी है, ठीक है, यहाँ से कुली वजन यहाँ तक ले जाएगा तो विस्थापन हुआ, स्थान परिवर्तन हुआ, तो दोस्त यहाँ भी कार्य होगा। सचिन 4 किलोमीटर चलता है तो यहाँ भी कार्य हुआ। लेकिन कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, दोस्त कपिल ने वजन उठा लिया और अपने कंधे पर रखा है, ठीक है, जब कंधे पर रखा तो बाहर तो काम कर रहा है, बाहर तो काम कर रहा है, लेकिन विस्थापन तो शून्य है ना, क्योंकि वो स्थान इधर उधर तो हुआ ही नहीं। क्योंकि आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, W बराबर mgh, तो दोस्त इससे आपको पता लगता है कि भार भी है और गुरुत्वाकर्षण भी है, ऊंचाई भी है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं हो पा रहा दोस्त, यहाँ पे विस्थापन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए 10 किलोग्राम वजन उठाकर खड़ा ही तो है, उसने कोई भी अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया, तो आप कहें यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोस्त फिजिक्स ये कहता है कि जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल,
लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो दोस्त लोहे को मजबूत और कठोर बनाने के लिए कार्बन को मिलाया जाता है। तो वैसे लोहा जो होता है नरम होता है, लेकिन लोहे को कठोर बनाने के लिए कार्बन मतलब सी है ना, कार्बन को मिला लिया जाता है। आगे सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो दोस्त चिप बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? मेरा प्रश्न आपसे, चिप बनाने में जो चिप होती है ना, इसको बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो आप कहेंगे सिलिकॉन, है ना। तो दोस्त सौर पैनल को बनाने में भी सिलिकॉन का ही यूज होता है। किसका? सिलिकॉन धातु का ही यूज होता है। अगला, निम्नलिखित में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो दोस्त जो जाइलम है, जाइलम वाहिका, इनको कौन जलरोधी बनाता है? तो आप कहेंगे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से तो दोस्त इसकी भित्ति बनी होती है, जो पादप है ना, पादप कोशिकाओं की भित्ति बनी होती है। पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है। और दोस्त इसमें जो जाइलम है जलरोधी कौन बनाता है? तो आप कहोगे लिग्निन बनाता है। कौन? लिग्निन, ठीक है। लिग्निन जो कोशिकाएं हैं उनको जलरोधी बना देता है। अगला प्रश्न है, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? तो दोस्त अपशिष्ट उत्पाद कौन से? जिनका कोई यूज नहीं है, लेकिन हो सकता है शायद भविष्य में कोई यूज हो, है ना। तो ऐसे जो पदार्थ है उनको पौधे कहाँ रखते हैं? रसधानी, छाल और लाइसोसोम। तो दोस्त लाइसोसोम तो नहीं होगा। पत्तियां, लाइसोसोम, लाइसोसोम नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा। पत्तियां, रसधानी और पुराने जाइलम, पुराने जाइलम में, ठीक है दोस्त। अच्छा, जाइलम का काम क्या बताया था? तो दोस्त जाइलम का काम बताया था कि पौधे के सभी भागों में, पौधे के सभी भागों में जल की आपूर्ति करना। जल की आपूर्ति करना, ये दोस्त किसका काम है? आप कहेंगे जाइलम का काम हो जाता है, ठीक है दोस्त। पौधे के सभी भागों में फूड पहुंचाना किसका काम है? फूड पहुंचाना मतलब भोजन को पहुंचाना किसका काम है? तो ये आप बताएंगे, ये मैंने आपको कल बताया था। यह लिख लीजिए यहाँ पे, फ्लोएम। कौन सा दोस्त? फ्लोएम। फ्लोएम क्या पहुंचाता है? फूड। एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, और जा से जाइलम, जा से जल, ठीक है दोस्त, याद रखना। अगला प्रश्न, लाइन, डेजी, व्हील, लेजर तथा ड्रम, ये किसके प्रकार है दोस्त? तो फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर या स्कैनर या प्लॉटर। तो दोस्त जो लाइन, डेजी, व्हील, लेजर, ये ड्रम सभी किसके प्रकार है? ये प्रिंटर के प्रकार है। किसके दोस्त? प्रिंटर के। प्रिंटर तीन टाइप के होते हैं, आपको पता है। एक तो लेजर जेट होता है, एक इंकजेट होता है, और एक दोस्त जो ड्रम वाला होता है वो हो जाता है ना, डॉट मैट्रिक्स। आपने देखा डॉट मैट्रिक्स? आपने कभी गैस एजेंसी में गए हो पहले? अभी तो गैस ऐसी मिल जाती है, पहले आप रसीद निकलवाते थे तो उसमें लाल लाल डॉटेड डॉटेड में लिख करके आता था, कुछ भी आता था, उसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते थे, ठीक है दोस्त। और जो ड्रम वाला होता है इसे लेजर जेट प्रिंटर कहते हैं, जो इसमें सूखी इंक पड़ती है ना। और एक इंकजेट होता है जिसमें दोस्त गीली इंक पड़ती है। तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त तड़ोबा कहाँ पे? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो तड़ोबा जो है वो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। दोस्त आपकी हार होती है तो आपको कोई भी तार से ताना तंज कस देता है। क्या दोस्त? तंज कस देता है आपकी जब हार होती है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्त कौन सा है? गुगामल, गुगामल। और आप कैसे हो जाते हैं दोस्त? गूंगे से हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कह पाते। और दोस्त चंद्र प्रभा, चंद्र प्रभा, चंद्र प्रभा तो यूपी में दोस्त, चंदौली यहाँ पे। क्या ये कहाँ पे दोस्त? महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो आपको याद रहेगा। अच्छा, राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में सरिस्का। कौन सा दोस्त? सरिस्का, रणथंभौर, रणथंभौर। ये दोस्त कहाँ पे? ये आप बताओगे, राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। यूपी में आपको पता है पीलीभीत हो जाएगा। और बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्त उत्तर प्रदेश में कौन सा? पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान है, पीलीभीत, ये हो जाएगा। अगला, अगला दोस्त, भारत के उस राज्य की पहचान कराएं जिसमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दोस्त बांदीपुर कहाँ पे? उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश।
तो दोस्त बांदीपुर ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, कर्नाटक में। बांदीपुर, बन्नेर घाटा, बन्नेर घाटा, अंसी, अंसी हो गया, बांदीपुर हो गया, बन्नेर घाटा हो गया, दांदेली हो गया दोस्त, पेरियार हो जाएगा, एर्नाकुलम हो जाएगा, दोस्त ये कहाँ के हो जाएंगे, सारे सारे कर्नाटक के हो जाएंगे। एमपी में तो बहुत सारे हैं, पन्ना, बांधवगढ़ और माधवगढ़ हो जाएगा एक दोस्त, माधवगढ़। एक दोस्त नामी बियासी चीते ला के रखे गए थे, कौन सा, पूनो हो जाएगा, पूनो। ये दोस्त कहाँ के हो जाएंगे, ये एमपी हो जाएंगे। उड़ीसा में दोस्त कौन सा है, उड़ीसा में एक तो हो जाएगा सतकोसिया, कौन सा, सतकोसिया हो जाएगा दोस्त, एक सिमलीपाल हो जाएगा, सिमलीपाल, नंदन कानन, और एक दोस्त भितरकनिका, भितरकनिका। ये दोस्त कहाँ के हो जाएंगे, ये उड़ीसा के हो जाएंगे। और आंध्र प्रदेश के कौन से हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश के दोस्त, तो दोस्त आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे, एक तो राजीव गांधी, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, एक पापीकोंडा, पापीकोंडा, और दोस्त एक हो जाएगा भगवान वेंकटेश, वेंकटेश राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्त, तो ये हो गए आपके 25 प्रश्न। और दोस्त ये था आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त। और अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए दोस्त आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।